नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। चौथे चैप्टर में एम फैक्टर। दरअसल मध्य प्रदेश में चौथे चरण में चुनाव समाप्त भी हो जाएंगे, पर चौथा चरण होना है। और ये जो चौथा चरण जिन जगहों पे होना है, एम फैक्टर से मतलब है कि मुस्लिम मतदाताओं की हम बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान होना है। प्रदेश में चौथे और अंतिम चरण के लिए जिन सीटों में चुनाव होना है, जो 8 सीटें हैं जहां पर ये मतदान होगा, उनमें मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका होगी। प्रदेश की 8.77 करोड़ की आबादी में 6.57% मुस्लिम है। इनकी आबादी लगभग 60 लाख है। इसमें करीब 50 लाख मतदाता हैं। प्रदेश में 70 से अधिक विधानसभा में 57% मुस्लिम मतदाता हैं। सीट आरक्षित होने के बाद भी वे ही हार जीत की निर्णायक भूमिका में होते हैं। चौथे चरण में इंदौर और उज्जैन संभाग की 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। प्रदेश की मुस्लिम आबादी का करीब 72% इन्हीं जिलों में है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें इंदौर संभाग की इंदौर 5, महू, राऊ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल है। इसी तरह उज्जैन संभाग के उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, जावरा, शाजापुर, सुजालपुर, आगर मालवा विधानसभा सीट में भी मुस्लिम बाहुलता है। देवास, रतलाम, मंदसौर और खरगोन लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम बाहुलता जीत के आंकड़े को प्रभावित करने वाली है। प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का ऐसा माना जाता है कि कोर वोटर है। हम आगे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पर उसके पहले हम देखते हैं कि राजनेता इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, हम कभी अकेले मुसलमानों की बात ही नहीं करते। हम तो ये सदैव कहते हैं कि सब हमारे साथ जाएंगे, ठीक है ना। ये मुसलमान किसके साथ जाएंगे, हिंदू किसके जाएंगे, ये तो बीजेपी बात कर रही है, और हम उनके जैसे थोड़ी हो जाएंगे, मतलब उनको हराने के लिए। आप ये ठीक कह रहे हैं कि जैसे बुरहानपुर है, खंडवा है और उज्जैन है, ये 3 इसमें पूरे लोकसभा क्षेत्र नहीं, विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्र कहिए आप। 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां माइनॉरिटी का रेशियो अच्छा है, और उन स्पेसिफिक उन विधानसभा क्षेत्रों में उससे ज्यादा बड़ा रेशियो हिंदुओं का है। एक बुरहानपुर को अगर आप छोड़ दें तो, समझ गए नहीं। लेकिन फिर भी इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर भोपाल जैसी कास्ट कंपोजिशन नहीं है। यानी किसी एक जाति के बल पे कोई चुनाव नहीं जीत सकता, आपको सपोर्ट बाकी लोगों का लेना ही पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस पार्टी पहले धर्म के आधार पर राजनीति करती थी, अब तो रंग भेद की नई राजनीति शुरू करी कल से। राहुल गांधी जी के उस्ताद सैम पित्रोदा साहब बोल रहे हैं, वो रंग भेद के आधार पर एक नई राजनीतिक काम शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो विदेशी मूल के जो जीन्स थे, वो बार बार रह कर उबाल मारते हैं। तो चाहे कांग्रेस किसी को अपना वोट बैंक माने, वो कांग्रेस का विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको अपना वोट का परिवार का हिस्सा मानती है, और सबसे आग्रह करती है कि कांग्रेस की नीयत में खोट है, मत दीजिए उसको वोट। जी, तो विदेशी जो है मूल के जीन्स बार बार जो हैं वो उबाल मारते हैं। एक दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो है वो जाति चक्कर में नहीं पड़ती है, पर बीजेपी कह रही है कि इनको जाति से मतलब होता है, ये रंग भेद की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चौथे चैप्टर में एम फैक्टर की। सवाल ये नहीं है, मतदाता सब हैं और सब वोट देते हैं, कौन किसको वोट देता बताता भी नहीं है, पर उनकी अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोग बहुत ट्रेडिशनल मतदाता होते हैं जो किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, उसको वोट देते हैं। कुछ लोग चुनाव में जो खड़ा है उसको देखकर वोट देते हैं। पर ये सब के बीच में क्या जो चौथे चरण का मतदान है वो कितने प्रतिशत होगा, किस तरह से लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, और क्या वाकई में इसमें एम फैक्टर भी काम करेगा, इस बात को जानने के लिए हम बात करेंगे। प्रेम व्यास जी जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ केदार सिरोही हैं कांग्रेस के, उनका भी स्वागत है। और मेरे साथी राकेश शर्मा, इनका स्वागत है। तो सबसे पहले प्रेम जी, हम बात करें अगर मालवा की और निमाड़ की, जिसमें इंदौर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा आता है,
चूँकि ये क्षेत्र जो है, चूँकि आबादी की दृष्टि से थोड़ा परसेंटेज यहाँ पर मतलब हिंदुओं या से तो कम है मुसलमानों का, पर थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में है, और कहीं ना कहीं एक वोट के रूप में थोड़ा बहुत उनका भी एक महत्व है। उतना महत्व नहीं है, अगर इतना महत्व होता तो राजनीतिक दल चाहे कोई भी दल हो वो इन लोगों को भर भर के टिकट देते, पर ऐसा नहीं होता। महिलाओं की बहुत भागीदारी होती है, पर उसके बावजूद 33% आरक्षण की बात के बावजूद महिलाओं को उतने टिकट नहीं दिए लोगों ने, चाहे कोई पार्टी हो, किसी ने थोड़ा ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया। पर ये देखते हैं कि जीतेगा कौन, लोगों में कौन सर्वमान है, लोग किसको स्वीकारते हैं, किसकी वो चेहरे देखकर तो नहीं लोगों से बात करता, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले अब चूंकि इंदौर की बात हो रही है, इंदौर संभाग में इंदौर की बात करें तो वहाँ तो कोई मतलब टक्कर ही नहीं है, वहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं है कांग्रेस का, तो वो तो एक तरफा जीत इंदौर में दिख रही है। पर बाकी जो बच जाए 7 सीटें, वहाँ पर क्या समीकरण होगा, किस तरह से ये फैक्टर प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले हम जो है प्रेम व्यास जी आपसे बात करेंगे कि आप इस पूरे, वैसे तो मालवा में बीजेपी बहुत प्रभावी रही और निमाड़ में थोड़ी बहुत कांग्रेस रही है, तो किस तरह से आप इस आखिरी चौथे चरण के चुनाव को देख रहे हैं? 2014 के पूर्व के चुनाव जब होते थे तब निश्चित रूप से ये बातें होती थी कि कितने मुस्लिमों को टिकट दिए, कितने ब्राह्मणों को दिए, लेकिन 2014 के बाद से सभी दल चाहते हैं कि जो विकास करे निश्चित रूप से उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, चाहे वो किसी भी समाज का, और विकास करने में अग्रसर हो। जिस तरह से हम बात करते हैं कि तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण, तो आज वो दौर आ चुका है कि जनता संतुष्टिकरण चाहती है, वो अपना प्रतिनिधित्व को उस रूप में देखना चाहती है कि जहां पर विकास ही उसको प्राथमिकता के तौर पर दिखे। और निश्चित रूप से हमने सभी समाजों का विकास करा है। जैसे बाकी समाजों के साथ में जिस तरह से कहा जाता है कि मुस्लिम समाज, तो उसको अलग करके देखा जाता है, लेकिन हमारी योजनाएं जब चलती तो हम सभी समाजों को एक साथ में देखते हैं, और सभी समाजों का विकास, सबका साथ सबका विश्वास, और इसी के तहत कार्य करते हैं। अगर आयुष्मान कार्ड दिए जाते हैं तो बिना जात पूछे दिया जाता है, अगर उज्ज्वला का कनेक्शन दिया जाता है तो कहीं जात नहीं पूछी जाती, अगर प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है तो सभी समाजों का उसमें सामूहिक रूप से सभी समाज उसमें सम्मिलित होती है। तो निश्चित रूप से हम जो प्रयास करते हैं, मालवा निमाड़ की अगर बात करते हैं, इंदौर की बात करेंगे तो इंदौर में तो लगभग 9 बार से जब कांग्रेस प्रदेश में भी हुआ करती थी और केंद्र में भी हुआ करती थी, तब भी कांग्रेस कोई कैंडिडेट नहीं दे पाई। 5 लाख से के आसपास के मतों से पूर्व में भी सुमित्रा महाजन जी, ताई जी, आदरणीय ताई जी जीतते आई है, उस समय भी तोड़ नहीं मिला था। और इस बार भी जिस कैंडिडेट्स को इन्होंने खड़ा करा था, निश्चित रूप से उन्होंने खुद स्वीकार करा है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व उसका साथ नहीं दे रहा। अगर कांग्रेस का नेतृत्व किसी कैंडिडेट का साथ नहीं देगा और वो कैंडिडेट छोड़ के चले जाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर नहीं, ये फेलियर कांग्रेस का है और कांग्रेस की नीतियों का है। दूसरी तरफ जो पूरे मालवा निमाड़ की बात है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, एक समय एक फसल हुआ करती या 3 फसलें हुआ करती। निश्चित रूप से हमने जो विकास करा है, औद्योगिक पार्क की बात करेंगे तो निश्चित रूप से औद्योगिक पार्कों का निर्माण हुआ है जिससे रोजगार सर्जन हुआ है। हमने स्टार्टअप्स यहाँ पर डेवलप करे, 3000 से ज्यादा स्टार्टअप डेवलप करने के बाद हमने कहा है कि हम स्वरोजगार की तरफ प्रेषित हो रहे हैं। अगर सिर्फ मुस्लिमों की बात करेंगे, मैं तुष्टिकरण की बात नहीं करता, लेकिन अगर एक वर्ग विशेष की बात करेंगे तो निश्चित रूप से 2014 के बाद लगभग 70% रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो मुस्लिम समाज के युवाओं ने करे। तो उनका विकास के प्रति विश्वास, जो सरकार के प्रति जो उसका विश्वास है वो बढ़ा, इसीलिए वो स्वरोजगार की तरफ पहले जो है 4.5% मुस्लिम युवा जो होते हैं सरकारी रोजगार में हो जाते हैं, आज 10.5% है। ये अभी का निश्चित रूप से एक आंकड़ा है। मुस्लिम महिलाओं को जो साक्षर दर जो 50.7% हुआ करता था वो 72% हुआ है। तो ये सरकार के प्रति विश्वास उजागर करता है। स्कूल जाने वालों में 10% बढ़ोतरी हुई है। उज्ज्वला जो 10 करोड़ होते थे उसमें उज्ज्वला के जो कनेक्शन है 10 करोड़, उसमें लगभग 37% जो है मुस्लिम परिवारों को दिया गया है। किसान सम्मान निधि जो 11 करोड़ होती है उसमें लगभग 33% मुसलमानों की सहभागीदारी है। तो निश्चित रूप से हमने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी की गारंटी जो है हर समाज के मध्य में आज है, और इसलिए हमने कहा है कि हम पूरी 29 सीटें जीतेंगे। जी केदार जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, बीजेपी ये कह रही है और ये मान के चल रही है कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करते। वैसे भी सरकारी योजना में किसी भी पार्टी को भेदभाव करने का अवसर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो डिज़ाइन इस तरह से की जाती है, उसकी परिभाषा ही ऐसी होती कि जो संविधान में जो भी नागरिक है, तो नागरिक की परिभाषा होती कि गरीबी रेखा के नीचे होगा
वो उसका इस तरह से होगा, यहाँ का निवासी होगा, एक पैरामीटर होते हैं। तो हम लोग कई बार चाहकर भी अगर हम किसी को चाहें तो हम उसको लाभ नहीं दे पाते, क्योंकि वो अगर पैरामीटर में नहीं आता। पर बावजूद बीजेपी ने कहना है कि हमने सबको बिना देर के, उन्होंने अभी प्रेम व्यास जी ने बहुत सारे आंकड़े भी गिनाए कि किस तरह साक्षरता बढ़ी, किस तरह स्टार्टअप में लोग आए और मुस्लिम नौजवान भी आगे आए। तो हमारा विजन बड़ा है, हम जात पात में नहीं पढ़ते। तो अब आप बताइए कि ये जात पात में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। इनके प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि आप लोग जो है रिजर्वेशन को कम करके मुसलमानों को बांट देंगे, ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है आप लोगों को? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा वो दोहरा है। और ये मैं नहीं कह रहा, इसके पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की नींव रखा, ये इनके फाउंडर आए वो भी दो चेहरे के थे। हमेशा एक छुपा चेहरा रखते हैं और उसी चेहरे का जो अब है वो पर्दा हट चुका है, इसलिए आज इन पे घबराहट है और ये हिंदू मुस्लिम की बात पर वापस आ गए। आप देखिए, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात है। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, फिर आपके लोग ही तो मंदिर का झंडा लेके मस्जिद पे लगाने जाते हैं, आप ही के लोग जाके वहां पर नारे लगाते हैं। आपकी नवीन राणा जो महाराष्ट्र की है वो विवादित बयान देती है बीच चुनाव में। आप हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, आप ये कहते हो कि मंदिर पे मुगल आके वो मस्जिद बना जाएंगे, क्या बात करते हो। आप हिंदुओं को ये कहते हो कि मुसलमानों का राज आ जाएगा 600 साल 700 साल, न जाने कौन सा इनका गणित है। आप भैंस खोल के हिस्सेदारी की बात करते हो, आप मंगलसूत्र की बात करते हो। सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों नहीं, वो सिखों से भी नफरत करती है, वो ईसाइयों से भी नफरत करती है, वो आदिवासियों से भी नफरत करती है, वो अनुसूचित जनजाति के जो हमारे भाई हैं जो पिछले इलाकों में, उनसे भी नफरत करती है। अब तो हम किसानों से भी नफरत करती है साहब, हमें भी खालिस्तानी कहती है ये। बस इनके सामने जिसने भी हक मांगा ये उनके विरोधी हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर कह रही है कि हम मुसलमानों का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बड़ा प्रतिनिधित्व, तमाम अच्छी अच्छी बातें यहाँ मीडिया पे कर रही है। मोदी जी एक भाषण में कहते हैं घुसपैठिए, बच्चा पैदा करने वाले, और दूसरों में ये कहते हैं कि मैंने ही सब काम किया मुसलमानों का। कांग्रेस ने तो इनका कोई काम ही नहीं किया। कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एजेंडा है इनको डराना। अब ये जो प्रेम व्यास जी कह रहे हैं ना कि हम लोग सबको बराबर काम देते हैं, ये इनकी मजबूरी है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है सर, उसके कारण ये मजबूर है कि सबके साथ न्याय करना पड़ेगा। ये देश किसी का नहीं है, किताब सिरोही का नहीं है, न प्रेम व्यास जी का है सर। ये देश हम सब का है, हम सब के लिए बराबर अधिकार दिए हैं और ये देश संविधान से चलना चाहता है। उस संविधान को ये बदलने की बात करते हैं। ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? ये किसानों का हक छीनना चाहते हैं सर, ये आदिवासियों की जमीन छीनना चाहते हैं सर, ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको दरकिनार करना चाहते हैं। इसीलिए तो इनके लोग पाकिस्तान भेजने के नारे देते हैं, इनके लोग उनको प्रताड़ित करने की बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो सबको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही रवैये पर चलने वाली पार्टी है और इनकी विचारधारा की नींव जो है वो धर्म के आधार पर रखी गई। देखिए धर्म पे क्यों रखनी पड़ी सर, एक मिनट और सर, एक मिनट सर प्लीज। इनको धर्म की क्यों रखनी पड़ी सर? इनने 10 साल राज किया, मुझे बताया सर रोजगार कितने दिए? हमारे राहुल जी ने आज ही कहा कि 15 अगस्त को हम 30 लाख रोजगार दे देंगे। अरे सर आप राजनीति में, आप सत्ता में, आप कह दीजिए हम 50 लाख दे देंगे। हम कह रहे हैं एमएसपी का कानून लगा देंगे, आप कह दीजिए सर 1.5 गुना का लगा देंगे। हम कह रहे हैं जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी हैं, जिनका जीवन यापन फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे चलता है, उसकी एमएसपी देने की बात कर रहे हैं सर, आप दे दीजिए ना। हम बात जो मुद्दों की कर रहे हैं ये मुद्दों से हटके भैंस पे ले जा रहे हैं, मंगलसूत्र पे ले जा रहे हैं, अभी तो अडानी अंबानी पे आ गए। अब आप सोचिए कि जो इनके मुखिया हैं, जो इनके दोस्त हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि काला धन, अरे आपने कहा था काला धन का, जब 2014 का चुनाव था सर तो मोदी जी कहते थे काला धन गरीबों में बांट दूंगा। सर हम यही तो कह रहे हैं कि भारत में इन 10 सालों में जिन्होंने काला धन कमाया उसका हम स्कैन करेंगे, हमारे अपने लोगों में बांटेंगे, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? सवाल यहाँ पर है सर कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है
और न कोई रोड मैप है, इसलिए वो धर्म की राजनीति करती है, ये पूरे देश को पता है। ठीक है, चलिए, आपने अच्छे से डिटेल में बोला। प्रेम व्यास जी बहुत देर से कह रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। प्रेम जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, जो बहुत कम बातें मुझे सुनाई दे रही थी केदार जी की, लेकिन जो बातें सुनाई दी उसमें मुझे सब नकारात्मकता ही लगी। भैया, हमने जो सकारात्मक कार्य करे वो गिन के बताए। आपने 2014 के पूर्व में क्या कार्य किए थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे आदिवासी हो, आप गिन के बता सकते हैं, क्योंकि आपने कार्य नहीं किए। दूसरा, आपने बाबा साहब का नाम लिया। बाबा साहब को 1952 में चुनाव हराने वाले भी कांग्रेस थी। 35 वर्षों तक जो है उनको भारत रत्न ना देने वाले कांग्रेस थी, और उसके बाद में जिस सरकार ने उनको भारत रत्न दिया उनको गिराने वाले कांग्रेस थी। 50 लगभग 45 बार संविधान के निमित्त लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का कृत्य करने वाले कांग्रेस। 90 बार जो है मनमाफिक संशोधन करने वाली कांग्रेस। और आज आप भी तो मुख्यमंत्रियों को सीधे जेल में डाल रहे हो। साथ में क्या कार्य किए ये बताइए। वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर राहुल गांधी किसको सगात कर अरे रहे हैं? सर, आपने आप कहा जितनी बात नहीं बातें कर रहे कर रहे हैं, हैं। ये मीडिया की आजादी हमने दी। SC ST OBC का ब्रॉडकास्टिंग काट के एजेंसी हमने मुस्लिम समाज को बनाई, क्यों जिसमें लिया? हम बैठ के तुष्टिकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। चलिए, चलिए, कोई नहीं, आप दोनों प्रवक्ता थोड़ा ध्यान रखें। मैं हमारे सहयोगी राकेश के पास चलता हूं। राकेश, ये जो एम फैक्टर की बात हो रही है, ऐसा ये मान के चल रहे हैं लोग कि अब तो चूंकि मुसलमान भी बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, वो किसी की बपोती नहीं रहा है, वो भी उसके पास भी विवेक है। जैसे बाकी मतदाता अपना विवेक लगाते हैं, ऐसे मुस्लिम मतदाता भी है, किसी भी समाज का मतदाता हो। अब ये कोई फतवा जारी नहीं होता है कि किसी के फतवे से कोई वोट दे दे, तो लोग देखते हैं कि हमारे लिए कौन कल्याणकारी है, किसका विजन बड़ा है। तो ये जो अभी जहाँ चुनाव होना है 8 लोकसभा में, वहाँ किस तरह की स्थितियाँ हैं, और क्या वाकई में कोई एम फैक्टर जैसी चीज़ है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आंकड़ों पे जाऊंगा, और ये आंकड़े जो हैं साल 2023 की स्थिति के हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की जो आबादी है वो 8.77 करोड़ है। इसका 6.57% जो है मुस्लिम आबादी है, जो कि लगभग 60 लाख है, और इसमें करीब 50 लाख मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में 230 जो विधानसभा सीटें हैं, उनमें करीब 45 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 20,000 से अधिक यानी करीब 10% मुस्लिम मतदाता है, और प्रदेश में 70 से अधिक ऐसे क्षेत्र हैं जहां विधानसभा में 57% मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन सीट आरक्षित होने के बावजूद जो है मालवा निमाड़ की बात की जाए तो यदि बात की जाए तो ये हार के जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा यदि मालवा निमाड़ के जो आरक्षित क्षेत्र है जहां 1000 या 2000 से जीत होती है, यहाँ इस वर्ग ने कांग्रेस की जीत को जो है हमेशा मजबूती प्रदान की है। दूसरी ओर इसके अलावा बात की जाए तो मुस्लिम बहुल कही जाने वाली जो मालवा निमाड़ की जो 33 सीटें हैं, इन सीटों पे करीब कुल मुस्लिम वोट जो है लगभग 15 लाख है, जो कुल वोटर का जो है 1 से 2% होते हुए भी सरकार बनाने या बिगाड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो प्रदेश में करीब 50 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं का करीब 70 से 72% जो वोट है वो मंदसौर माफ कीजिएगा इंदौर और उज्जैन संभाग में मौजूद है। यदि इसमें बात की जाए तो इंदौर संभाग की इंदौर 1 और इंदौर 5, महू, राऊ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर विधानसभा शामिल है। इसके अलावा उज्जैन संभाग की बात की जाए तो उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, जावरा, शाजापुर, सुजालपुर, आगर मालवा, ये विधानसभा ऐसी सीटें हैं। राकेश, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 10% के करीब बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा। अगर कहीं पे 1%, 2% से कोई हार जीत तय होती तो ऐसा तो स्थिति अभी थी नहीं। लगातार बीजेपी ने जिस तरह वोट बढ़ाया है, और इस बार भी बीजेपी का नारा है कि वो हर बूथ से 370 वोट लेना चाहती है, वो अपने 400 पार की बात कर रही है। तो इन सब के बीच में जो है वो मुस्लिम मतदाता कहाँ इतना प्रभाव डाल पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे सुभाष जी, आपने कहा ये बात सही है कि मुस्लिम मतदाता जो है एक निर्णायक भूमिका तो निभाता है, चाहे वो कहीं किसी भी सीट की बात की जाए। हालांकि देखिए, अब चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल जो है ये न्यूट्रल होके चल रहे हैं। न्यूट्रल होके मध्य प्रदेश में जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है उसमें यह है कि कांग्रेस भी जो है मुस्लिम मतदाताओं को जो है साथ ले रही है, और बीजेपी भी मुस्लिम मतदाताओं का साथ ले रही है। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, वो सरकारी योजनाओं का लाभ कौन उठा रहा है ये बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है, और इसके अलावा तमाम होते हैं उनको मालूम होता है कि किस वर्ग का मतदाता हमारी योजनाओं का लाभ उठा रहा है।
ऐसे में फोकस उन्हीं मतदाताओं पे किया जाता है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों की यदि बात की जाए तो जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाते हैं, और यही कारण है कि अब बीजेपी ने भी उस कोर वोटर को, जो कि कांग्रेस का कोर वोटर कहा जाता था, उस कोर वोटर पे फोकस करना शुरू कर दिया है। अभी प्रेम व्यास जी ने जैसे बताया कि हमारे सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, निश्चित तौर पर देखिए जिस प्रकार से ये जो योजनाएं चला जाती हैं, इसका चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी वर्ग हो, वो हर वर्ग जो है उन सरकार की योजनाओं का लाभ उठाता है। लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाला जो परसेंटेज होता है उसका रेशो देखा जाता है, और यही कारण है कि उस वर्ग को टारगेट किया जाता है। यही इससे यदि विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो है बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस अल्पसंख्यक वोटरों पे किया था, क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो है एक बड़ी निर्णायक भूमिका जो है कई विधानसभा सीटों पर निभाते हैं। यदि हम अभी बात करें चौथे चरण में जो एम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो मालवा और निमाड़ ऐसी सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा जो है अल्पसंख्यक मतदाता अपने निर्णायक भूमिका में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं, यदि उज्जैन की बात की जाए या मंदसौर की बात की जाए या देवास की बात की जाए, बुरहानपुर की बात की जाए, इन सीटों पर जो है सबसे बड़ा निर्णायक जो है एम फैक्टर ही कहलाएगा, और यही कारण है कि इस वर्ग को साधने की कवायद लंबे समय से चल रही है। ठीक है प्रेम व्यास जी, जैसा भी राकेश कह रहे थे कि इस वर्ग को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने ढंग से बातचीत कर रही हैं। सरकारी योजनाओं का जिनको लाभ मिला है, आप लोगों ने एक मुहिम चलाई थी कि जो हितग्राही मूलक योजना है, तो आपने जो लाभार्थी हैं वो योजना भी आपने चिन्हित की थी और उनसे बातचीत की थी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं, जिसको ये मान के चल रहे थे कि वो परंपरागत रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मतदाता है, अब वो कांग्रेस का नहीं रहा और वो देख रहा है कि सबके साथ सबका विकास में हम भी भागीदार हैं और हमको कोई पार्टी विशेष के पीछे नहीं जाना है, हमको अपने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, ये सोच बदला है क्या? देखिए सुभाष जी, 2014 के बाद में ये दौर बहुत कुछ बदला। पहले योजनाएं आती थी वो मात्र कागजों में रहती थी, और अब योजनाएं धरातल पर है। ये मूलभूत परिवर्तन है। मैं सिर्फ इंदौर की बात बताता हूँ तो इंदौर में 5 नंबर विधानसभा जो है, मेरे मित्र जाकर देख लें, उस विधानसभा में महेंद्र बाबा को गुड गवर्नेंस का अवार्ड मिला है, और उस विधानसभा में पूरे इंदौर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है जो हार जीत तय करते हैं, और लगभग 15 वर्षों से महेंद्र बाबा एक क्षेत्र वहां पर राज कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस तक का जो है वो अवार्ड ले चुके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हमारे जो विधायक है, हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारे जो सांसद है, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके तहत कार्य कर रहे हैं। और यही कारण था कि अभी विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस मान के बैठी थी कि ये हमारा वोट बैंक है, वो वोट बैंक नहीं है। पहले जो होता था वो पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक होता था, लेकिन अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस हो रहा है। तो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के निमित्त वो जो है अपना वोट डालने का कार्य कर रहा है, और इसीलिए तो हम इतना मतों से जीत रहे हैं। ठीक है केदार जी, ठीक है केदार जी, चलिए प्रेम जी अपनी बात की, थोड़ा आप अब बताइए केदार जी, आपका क्या कहना है? देखिए सर, इनके परफॉर्मेंस में सुमित्रा ताई ने मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि नोटा दब रहा है इंदौर में। ये स्थितियां हैं इनकी। इनके पास सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी एक मैनिपुलेटेड डेटा के साथ सामने आती है, बातें बड़ी करती है, वो एक ऐसा पिक्चर दिखाती है जो जमीनी हकीकत से दूर है। सर अभी सन 47 की बात कर रहे हैं, 63 लाख बच्चों को जीरो हंगर है सर, खाने का नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथ में झोला पकड़ा गया, और ये ग्रोथ जो है वो 12% की दर से है, 12% की दर से बढ़ने वाली है। ये बात किसी के में 4% हो गया नहीं दिया गया। ठीक है राकेश, एक बात मुझे बताओ कि ये जो मालवा है, इंदौर जो है वो औद्योगिक राजधानी है। अगर हम मालवा और निमाड़ को समझते हैं तो हर आदमी इंदौर से कनेक्टेड है। इंदौर जो है वो लोगों को, जो भी चाहे खंडवा, खरगोन या हम कहें उज्जैन से कोई आदमी आता है तो इंदौर जो है वो देवी अहिल्या की नगरी में आता है, और इंदौर के प्रति एक अलग तरह का अनुराग जो है उस पूरे इलाके में है। अब जब इंदौर में कांग्रेस जब रेस से बाहर है और नोटा की बात हो रही है, और लोगों के मन में ये लग रहा है कि भाई ये कुछ बचा ही नहीं। जहाँ से सुमित्रा ताई इतने बार लगातार जीती, जहाँ से 5 लाख से अधिक 8 लाख से वोटों से लोग जीतते थे, लंबे समय तक मतलब सिर्फ बीजेपी ही जीत दर्ज करती रही, उस जगह पर यदि इस चुनाव के दौरान नोटा में वोट पड़ते हैं या लोग ये देखते हैं कि नहीं साहब हमको तो अपना विरोध दर्ज कराना है, तो क्या ये 8 सीटें पर इसका कोई असर दिखेगा क्या?
केवल यदि बात की जाए तो इंदौर संसदीय सीट पे जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो नामांकन अंतिम समय में जो वापस लिया और उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने नोटा को लेकर जो अभियान छेड़ रखा है, उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से नोटा को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है और नोटा को लेकर जो प्रचार प्रसार इंदौर संसदीय सीट पे देखने को मिल रहा है, उससे जरूर ये बात कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जो सीधे कांग्रेस को ही वोट देता था लेकिन चुनावी मैदान में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, ऐसे में माना जा सकता है कि जो कोर वोटर है वो उससे संसदीय सीट से छिटकने के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जो अलग अलग सीटों की बात की जाए, क्योंकि इंदौर संसदीय सीट से ही सटी हुई लगभग बात की जाए तो उज्जैन है या खंडवा खरगोन है, इन सीटों पर उसका असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हर सीट पे अलग अलग जो है मुद्दे हैं, अलग अलग जो है प्रत्याशियों को लेके मामले हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कांग्रेस जो है केवल इंदौर संसदीय सीट पे यदि बात की जाए तो फोकस कर रही है और उस सीट पे जो है नोटा को लेके सबसे ज्यादा प्रचार कर रही है, और इसका फर्क भी देखना आपको जो आने वाले समय है उसमें दिखाई भी देगा। हालांकि देखिए, जिस प्रकार से आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को जो बयान आया है अक्षय बम को लेकर, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको लेकर जो बयान सामने आया है, उसको लेकर अब जो है सियासी यदि दांवपेच या सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि आपका सिक्का ही खोटा निकला है, यानी एक प्रकार से ये जो बयान है वो सीधे कांग्रेस के लिए एक मुद्दा बन रहा है, और मुद्दा ये बन रहा है कि यदि अक्षय बम को लेकर यदि उन्होंने जो बयान दिया है तो कांग्रेस ही मान के चल रही है कि आने वाले दिनों में अक्षय बम की चलिए ये मानते हैं कि कांग्रेस के जितने खोटे सिक्के हैं वो सब अभी बीजेपी में चल निकलेंगे या बीजेपी में जाने से उनकी खोट थोड़ी कम होगी। हम देखते हैं कि आने वाले समय में ये 8 लोकसभा क्षेत्रों में किस तरह मतदान पड़ता है और किस तरह से एम फैक्टर वाकई में प्रभाव डालता है, या वो सबका साथ सबके विकास के साथ जाता है, या उसको जो कुछ फायदा हुआ है वो जाति धर्म में नहीं पढ़ के एक वोटर के रूप में वोट देता है। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।